नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज हम प्रेसिडेंट के पावर के बारे में पढ़ेंगे और उनके रिमूवल के बारे में और उनके इम्पीचमेंट के बारे में देखेंगे। पार्डनिंग पावर के बारे में देखेंगे और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बताया था, किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है, मैनर क्या है उनका इलेक्ट होने का। ये पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपसे बताया था कि प्रेसिडेंट जिस दिन अपने ऑफिस में इंटर करते हैं उसके 5 साल तक वो अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे। ऑन द डेट ऑन विच ही just enter in his or her office, और उस दिन से 5 वर्ष तक। लेकिन उसके पहले भी वो अपने इन राइटिंग वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, त्यागपत्र दिया जा सकता है। और यदि वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना ऐसा रेजिग्नेशन दिए हैं तो उसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को दिया जाएगा। प्रेसिडेंट को ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनके पद से इंपीचमेंट ला करके हटाया जा सकता है। आर्टिकल 56 जब देखते हैं, जहां पे टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात किया गया है, तो आर्टिकल 56 का प्रोवाइजो प्रोवाइडेड बी ये बताया गया है कि इंपीचमेंट ला करके इंपीचमेंट के थ्रू और ग्राउंड्स जो है ऑन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के उल्लंघन पर इंपीचमेंट ला करके उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। और ये बात बहुत ही स्पेसिफिकली सारे स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि ये बात जो इंपीचमेंट की गई है वो आर्टिकल 56 के प्रोवाइजो बी में किया गया है कि बाय द प्रोसीजर ऑफ इंपीचमेंट प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, उनके पद से उनको हटाया जा सकता है। और ये जो प्रोसीजर बताया गया है, ये इंपीचमेंट का प्रोसीजर, ये प्रोसीजर दिया गया है आर्टिकल 61 में। तो ये बात ध्यान रखिए कि इंपीचमेंट का प्रोसीजर दिया गया है 61 में, ना कि इंपीचमेंट दिया गया है। इंपीचमेंट के आधार पर उन्हें हटाया जाएगा उनके पद से, ये बात बताई गई है आर्टिकल 56 के प्रोवाइजो बी में बताया गया। और ग्राउंड्स जो है जिस आधार पर ऐसा इंपीचमेंट लाएगा, दैट इज द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। मैं आपसे यही क्लियर कर दूं, मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट के द्वारा जब ओथ लिया जाता है आर्टिकल 60 में, तो वहां पे ये मेंशन किया गया है कि टू माय बेस्ट एबिलिटी आई डिफेंड, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। टू माय बेस्ट एबिलिटी आई प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ही इज जस्ट अ डिफेंडर एंड प्रोटेक्टर एंड प्रिजर्वेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जब इन्हीं के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया गया है
तो आर्टिकल 56 के प्रोवाइजो बी में कहता है कि इंपीचमेंट की प्रोसीजर के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, और ये इंपीचमेंट का जो प्रोसीजर दिया गया है वो आर्टिकल 60 में दिया गया है। तो मैंने आपसे बताया कि इन्होंने शपथ लिया है इस बात की, और यदि इसका वायलेशन करते हैं तो 56 कह रहा है कि इंपीचमेंट के प्रोसीजर के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, और उसका जो प्रोसीजर बताया गया है, एंड दैट इज प्रोसीजर अंडर द आर्टिकल 61। ये इंपीचमेंट का प्रोसीजर क्या है, इन्हें देखा जाए। आर्टिकल 61 में किसी भी सदन में इंपीचमेंट को लाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा जो इंपीचमेंट है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। इसे इनिशिएट किया जा सकता है, इस प्रोसीडिंग को, किसी भी हाउस में। लेकिन इस इंपीचमेंट को इनिशिएट करने के पहले 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना प्रेसिडेंट को देनी होगी, यानी 14 दिन के बाद ही इस प्रोसीजर को इनिशिएट किया जा सकेगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बात की नोटिस बिफोर द 14 डेज मेंशन करना होगा, और उसके बाद या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में ये इनिशिएट किया जा सकता है, इनिशिएट किया जा सकेगा। और जिस हाउस में और जिस सदन में ऐसा इंपीचमेंट लाया जा रहा है, उस हाउस के 1/4 सदस्य के साइन से, जिन्होंने ऐसे चार्ज को प्रेफर किया है, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस किस सिग्नेचर से वो इनिशिएट किया जा सकता है उस सदन में, जिन्होंने ऐसे चार्ज को, जो इंपीचमेंट का चार्ज उनके ऊपर लगा है, इस बात को वो अप्रूव करते हैं, 1/4 मेंबर। और यदि उस सदन के द्वारा कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, यानी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस, यहां एक बात ये जरूर ध्यान रखिए आप, यहां पे जो बात लिखी गई है वो टोटल मेजॉरिटी ऑफ दैट हाउस, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर, नॉट 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात नहीं कर रहा, ये कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और यदि ये 2/3 बहुमत से पास हो गया है, तो अब ये रेजोल्यूशन जो पास किया गया, ये अदर हाउस में भेजा जाएगा, और दूसरा हाउस जो है इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगा। जो चार्ज इंपीचमेंट के लगे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इस चार्ज को दूसरे हाउस के द्वारा। और यदि उस हाउस के द्वारा ऐसे इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में वो चार्ज सही पाए गए, और उस हाउस के द्वारा भी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर, जो टोटल मेंबर की 2/3 मेजॉरिटी से ऐसा रेजोल्यूशन जो है वो पास हो जाता है, तो उसी दिन से, द डेट
ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उस दिन से वह पद जो है वो रिक्त माना जाएगा। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रेसिडेंट स्वयं by himself or herself or by attorney general or by any pleader of his choice, यानी स्वयं के द्वारा या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा या किसी अपनी चॉइस के पसंद के अधिवक्ता के द्वारा उन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का राइट होगा। या ये बात बहुत ही क्लियर है कि मैंने आपसे कहा कि ये जो इंपीचमेंट का प्रोसीजर यहां पे 61 में बताया गया है, सिंपली कि ऐसा कोई चार्ज जो उनके वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर लगाया गया है, इसकी सूचना 14 दिन पूर्व जो है वो राष्ट्रपति को देना होगा और 14 दिन पूर्व सूचना दे करके इसे किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, इस प्रोसीजर को इनिशिएट किया जा सकता है और जिस सदन में उसे इनिशिएट किया गया है उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा वो साइंड होना चाहिए, वो प्रेफर्ड होना चाहिए। ये बात यदि लोकसभा में ला रहे हैं तो उसके जो सदस्य हैं उनकी 1/4, यदि राज्यसभा में ले आ रहे हैं तो वहां पे 1/4 सदस्यों के द्वारा साइन होना चाहिए। And the proposal to prefer the such charges is conducted in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in a writing signed by not less than 1/4 of the total numbers of members of the house has been given to their intentions to move the resolution। और जिन्होंने यानी 1/4 सदस्यों ने जिन्होंने अपना ऐसा इंटेंशन अप्रूवल के लिए दिया हुआ है बाय साइन, तो ये बात क्लियर हो गई। 1/4 सदस्यों के द्वारा साइन से ऐसा इंटेंशन जो है वो प्रेफर किया गया है। यहां से कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये पास हुआ है। पास होने के बाद ये दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में इसे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जहां पे ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की जा रही है वहां पे प्रेसिडेंट को अपने आप या अटॉर्नी जनरल या अपनी चॉइस के किसी अधिवक्ता के द्वारा उन्हें रिप्रेजेंटेशन का राइट होगा और यदि उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है तो जिस दिन ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है उसी दिन से वह पद जो है वो मुक्त माना जाएगा। ये टोटल जो है वो आपके इंपीचमेंट का प्रोसीजर है। This is all about the procedure concerning to the impeachment। तो यहां पे आपको जो ध्यान रखना है वो सिंपली 56 प्रोवाइजो बी, ये ध्यान रखिए, एंड अगेन 60 ओथ और फिर मैंने आपसे बताया 61, ये प्रोसीजर की बात कर रहा है। ये सारे आर्टिकल्स आपके माइंड में होने चाहिए। यहां पे ये बात बताई गई है और यहां पे उसका प्रोसीजर बताया गया। यहां पे वो ओथ ले रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहां तभी ये इनिशिएट किया जाएगा जब इसका वायलेशन हुआ है। दैट्स ऑल। अगेन प्रेसिडेंट के पावर के बारे में देखा जाएगा। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर है ये मैंने पहली वीडियो में बता दिया था। इलस्ट्रेटिव फॉर्म में मैंने बताया था कि इनके पास पार्डनिंग पावर है, इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, मार्शल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है एंड प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी, पावर ऑफ प्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी। दीज आर द पावर्स। जब आप पावर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि समस्त कार्यपाल की शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शैल बी वेस्ट, ये वर्ड यूज किया गया है,
shall be vest in। कहां पे वेस्ट कर रहा है? ये प्रेसिडेंट में करता है। यानी ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी समस्त कार्यपाल की शक्ति जो है वो इनमें निहित होगी, और ये बात आर्टिकल 53 में बताया गया है। और मैंने कहा था कि ये जो पावर है इनका, ये पावर ये बैलेंस किया गया है बाय द आर्टिकल 74। ये आर्टिकल 74 कहता है कि दिस executive powers shall be exercised by the president himself or herself or by their subordinates with the aid and advice of the council of ministers। with the aid and advice, तो 74 कहता है कि जो कार्यपाल की शक्ति है वो with the aid and advice of the council of ministers of union, संघ की कार्यपाल, जो संघ की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी एड एंड एडवाइस पर ये अपनी कार्यपाल की शक्ति का प्रयोग स्वयं के द्वारा या अपने अधीनस्थों के द्वारा कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक तरफ तो सारी की सारी शक्ति जो है वो दे दिया गया है, इन्हें पावरफुल बना दिया गया, एक्सट्रीम पावर यानी हनुमान हो गई है। लेकिन इनके जामवंत जो है वो 74 हैं। ये इन्हें रिमाइंड कराते हैं कि दीज आर द पावर्स, आपके पास ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, विद द एड एंड एडवाइस। तो 74 जामवंत है और 53 जो है वो हनुमान है। शक्ति पा करके उन्हें एड एंड एडवाइस दिया जाना है और उसी एड एंड एडवाइस पर उन्हें कार्य करना है। इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी होते हैं लेकिन लिमिटेड पावर्स है। तो मैं आपसे कह रहा था कि इनका ये जो पावर है 53, विच इज लिमिटेड बाय द 74, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, चेक एंड बैलेंस। एक तरफ तो पावर दे रहा है और दूसरी तरफ उसके ऊपर लिमिटेशन इंपोज किया जा रहा है कि आर्बिट्ररीली आप इस पावर को आप नहीं यूज कर सकते हैं, आप whim में, सनक में, मौज में ये पावर नहीं यूज कर सकते। यानी दिस पावर इज गाइडेड एंड रेगुलेटेड एंड लिमिटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिन बातों पर आपको एडवाइस मिल रही है, एड दिया जा रहा है, उन पावर्स को आप यूज करेंगे एक्सेप्ट फ्यू। अब यहां पे देखा जाए तो पहला जो पावर है वो पार्डनिंग पावर है। पार्डनिंग पावर ये क्षमादान की शक्ति है। पार्डनिंग पावर, यहां पे राष्ट्रपति को जो पार्डनिंग पावर दिया गया है वो 72 में दिया गया है और गवर्नर को 161 में दिया गया है। गवर्नर 161, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे और थोड़ा सा कुछ बेसिक जो डिफरेंस है उन्हें भी देखा जाएगा क्या अंतर है। तो इन जनरल 72 states about and talks about and give the provision for the pardoning power। ये पार्डनिंग पावर क्या है? तो मैं पार्डनिंग पावर बताने के पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं उनके बारे में जो मेंशन किया गया है। वहां पे ये है, जब आप आर्टिकल 72 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट शैल हैव अ पावर, प्रेसिडेंट शैल हैव अ पावर, शैल हैव, नॉट मे हैव, शैल हैव अ पावर। किस बात का पावर होगा? पार्डन करने का पावर है। सारे वर्ड्स को देखिए, पार्डन करने का पावर है, रिप्राइव करने का पावर है,
रेस्पाइट करने का पावर है। ये वर्ड से समझना है, इन वर्ड्स को समझा जाएगा। पार्डन, पार्डनिंग पावर, रेप्राइट, रेस्पाइट एंड रेमिशन का पावर। रेमिशन ऑफ अ सेंटेंस, ऑफ अ पनिशमेंट। यहां पे लिखा हुआ है क्षमादान की जो शक्ति है वो पार्डन्स की है, रेप्राइट्स की है, रेस्पाइट्स की है और रेमिशन की, और ये किसके? पनिशमेंट को। तो पनिशमेंट का जो पावर है यहां पे, और अगेन लिखा हुआ है, ये देखना है आपको, ये एक वर्ड आया है यहां पे पनिशमेंट, और फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस। और सेंटेंस के किन चीजों के बारे में बात कर रहा है? सस्पेंड करने के लिए, रेमिट करने के लिए और कम्यूट करने के लिए। सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट। यहां पे दो टर्म यहां पे सामने आए आपके पास। द फर्स्ट वन इज सेंटेंस को सस्पेंड करना, रेमिट करना, सस्पेंड करना है, रेमिट करना है, और कम्यूट करना। जबकि पनिशमेंट का पार्डन करना है, रिप्राइट करना है, रेस्पाइट करना है और रेमिशन करना है। ये अभी तक प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, लेकिन यदि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा ये। जनरली पनिशमेंट का वो पार्डन हो रहा है, रिप्राइट हो रहा है, रेस्पाइट हो रहा है, रेमिशन हो रहा है। देयर इज नो वर्ड्स द कम्यूटेशन। यहां पे कम्यूटेशन वर्ड को यूज नहीं किया गया, और जबकि सेंटेंस जो है वहां पे सस्पेंड किया जा रहा है, रेमिट किया जा रहा है, कम्यूट किया जा रहा है। इट मींस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस एंड द पनिशमेंट। इस बात को समझना जरूरी है, सेंटेंस क्या है और पनिशमेंट क्या है। मैं इसको स्पेसिफिकली यहां पे बता रहा हूं, इस तीनों चीजों को। सेंटेंस को सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड को रेमिट कर सकता है, सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है, और पनिशमेंट का पार्डन हो सकता है, पनिशमेंट का रिप्राइव हो सकता है, पनिशमेंट का रेस्पाइट हो सकता है और पनिशमेंट का रेमिशन हो सकता है। ये सारे वर्ड्स देखेंगे, इसके क्या मायने हैं, इनके क्या अर्थ है बस। लेकिन इन्हें पहले समझा जाए कि सेंटेंस और पनिशमेंट में क्या फर्क है। तो सेंटेंस का मतलब जो किसी कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है, और पनिशमेंट का मतलब विच इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर द लॉ, जो किसी लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है, दैट इज अ पनिशमेंट। और जो उस ऑफेंस के लिए कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, दैट इज अ सेंटेंस। मैं एक एग्जांपल से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ये थेफ्ट है, थेफ्ट के लिए जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट वो 3 ईयर का है, 3 इयर्स, 3 साल का है। यानी इंडियन पैनल कोड के 379 में जो पनिशमेंट बताया गया है वो आईपीसी में वो ये बताया गया है कि थेफ्ट के लिए जो पनिशमेंट होगा वो 3 इयर्स है। दिस इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन पैनल कोड। लेकिन जिस व्यक्ति को चोरी के लिए कन्विक्ट किया गया है, कोर्ट हो सकता है कि उसे 2 इयर्स का ही पनिशमेंट दे, हो सकता है कि उसे 1.5 इयर्स का ही पनिशमेंट दे, हो सकता है कि 1 ईयर का पनिशमेंट दे। यानी दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। द 3 इयर्स इज द मैक्सिमम लिमिट। कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड द 3 इयर्स।
लेकिन उसके नीचे जो है उससे कम वो दे सकता है। तो यहां पे यदि उस चोरी के लिए 2 साल की सजा सुनाई है, दैट इज अ सेंटेंस, और चोरी के लिए जो पनिशमेंट है दैट इज अ 3 years। तो यह बात क्लियर हो गई कि कोर्ट के द्वारा जो आपको ऑर्डर किया जा रहा है, जिसे आपको सफर करना है, जिसे आपको बियर करना है, दैट इज अ सेंटेंस, और पनिशमेंट वो है जो लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है। तो यह बात बहुत ही क्लियर हो गई। पनिशमेंट ये डिसाइड करता है कि उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है और उसके ऊपर कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है वो दिया जा सकता है। इसे और थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जब किसी ऑफेंस के लिए किसी व्यक्ति को चार्ज किया गया, उसका ट्रायल हुआ, उसका कन्विक्शन हुआ, यह बात साबित हो गई कि वह व्यक्ति चोरी के लिए कन्विक्ट हो गया है, दोष सिद्ध हो गया है। तो कन्विक्शन के बाद अगेन एक डेट तय होती है जिस दिन सेंटेंस सुनाया जाता है, एंड द डेट ऑफ कन्विक्शन एंड डेट ऑफ सेंटेंस, इनके बीच में कुछ अंतराल होता है, समय होता है। अब ऐसे अंतराल के बीच में अब कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स रखे जाते हैं कि जिससे जो पनिशमेंट है वो कम हो जाए। अभी तक तो एक्यूज जो है वो इस बात की लड़ाई लड़ रहा था कि मैंने चोरी किया ही नहीं किया है, लेकिन यह बात प्रूफ हो गई है कि आपने चोरी किया है, यानी आप दोष सिद्ध हो गए हैं, यानी आप कन्विक्ट हो गए हैं। अब वो इस बात की लड़ाई लड़ेगा कि अब जो उसका पनिशमेंट है वो कम हो जाए, और अब यहां पे कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स रखे जाते हैं जो पनिशमेंट को घटाते हैं। जैसे मिटिगेटिंग फैक्टर्स जो पनिशमेंट को घटा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यही एक अकेला लड़का है जो अपने घर को सहारा देता है, इसके एज्ड पेरेंट्स हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दीज आर द ग्राउंड्स, और भी बहुत सारे हैं, मैं एक एग्जांपल बताया आपको। अब ऐसी स्थिति में न्यायालय आपके पनिशमेंट को कम कर सकता है, और जो पनिशमेंट सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा दैट इज अ सेंटेंस। तो मैंने कहा कि चोरी के लिए पनिशमेंट तो 3 साल है, लेकिन कुछ ऐसे मिटिगेटिंग फैक्टर आपने रखे तो सजा आपको 2 साल की मिली। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंस एंड पनिशमेंट। नाउ हम आते हैं इन सारे वर्ड्स के बारे में कि जो पनिशमेंट है उसका पार्डन किया जा सकता है, रेप्राइट किया जा सकता है, रेस्पाइट किया जा सकता है, रेमिशन किया जा सकता है। इन सारे वर्ड्स को देखा जाए, सस्पेंड किया जा सकता है, रेमिट किया जा सकता है, और कम्यूट किया जा सकता है। तो पार्डन का मतलब यहां पे ये है, पार्डन का मतलब, पार्डन मीन्स क्षमा, और यदि आपको पार्डन कर दिया गया, किसी अपराध के लिए क्षमा दे दी गई है, तो इसका मतलब सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स जो है वो आपके समाप्त हो गए। इट मीन्स देयर इज नो एनी चार्ज अपॉन यू, आपके ऊपर अब कोई भी चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, कोई स्टिग्मा आपके पास नहीं रहेगा। यानी यदि आपको पूरी तरीके से क्षमा कर दिया गया तो, और इसका जो इफेक्ट होगा वो एक्विटल का होगा, निर्दोषता का होगा, पार्डन। एंड अगेन दूसरा वर्ड है आपका कम्यूट या कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब, अब इसको समझने के लिए भी 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। इंडियन पैनल कोड में, आईपीसी में 5 तरीके के पनिशमेंट के बारे में बात किया गया है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ अ पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 53। याद करने की जरूरत नहीं है सेक्शन, मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूं। पहला जो है वो डेथ पनिशमेंट है, डेथ पनिशमेंट, एंड द सेकेंड वन इज लाइफ इंप्रिजनमेंट,
and the third one is a imprisonment, and fourth one is a forfeiture of property, संपत्ति का समापहरण या संपत्ति को जब्त करना, forfeiture of property, and the next is a fine. तो 5 तरीके के पनिशमेंट दिए गए हैं। पहला तो मृत्युदंड है, दूसरा आजीवन कारावास है, तीसरा कारावास है, चौथा संपत्ति का समापहरण है, और पांचवा जो है वो जुर्माना है, फाइन है। यहां पे जो इंप्रिजनमेंट है ये भी 2 तरीके का होता है, एक रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होता है और दूसरा जो है वो सिंपल इंप्रिजनमेंट होता है। रिग्रेस इंप्रिजनमेंट सश्रम कारावास, यानी आपका जो इंप्रिजनमेंट होगा उसमें आपसे काम कराए जाएंगे, वो आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट में आपसे श्रम लिया जाएगा, काम लिया जाएगा, और सिंपल इंप्रिजनमेंट में मियर यू हैव टू सर्व द इंप्रिजनमेंट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको यदि सजा मिली है तो उसमें 2 चीजें सामने आ रही हैं, जरा देखिए। वैसे मैं कहूं कि 5 इयर्स का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिला हुआ है। 5 इयर्स का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है। यहां पे 2 चीजें आपको दिख रही हैं। पहली चीज जो है ये 5 ईयर है, और दूसरी चीज है ये रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। ये जो 5 ईयर है ये उसका एक्सटेंट है, और ये जो रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है ये उसका नेचर है। ध्यान रखिएगा, ये उसकी प्रकृति को बता रहा है कि आपका जो कारावास है वो कारावास किस प्रकृति का है। दैट इज अ सश्रम कारावास, दैट इज अ रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। और यहां पे जो 5 इयर्स है ये आपका एक्सटेंट है, ये आपका क्वांटम है, ये आपका मैग्नीट्यूड। कितने साल तक आपको ऐसा इंप्रिजनमेंट सर्व करना होगा। तो कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब आपके एक्सटेंट और नेचर दोनों को कम कर दिया जा रहा है, when the nature as well as the extent of the punishment is reduced, कम हो गया, तो that is a commutation। जैसे यक्स को जो सजा मिली है वो 5 इयर्स के रिग्रेस इंप्रिजनमेंट को मिला है, यदि इसका कम्यूटेशन किया जा रहा है, लघुकरण किया जा रहा है, तो इसे 3 इयर्स में और ये रिग्रेस से इसे सिंपल बना दिया गया है। दैट इज अ कम्यूटेशन, यानी 3 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है और सिंपल इंप्रिजनमेंट। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि नेचर भी जो है वो चेंज हो रहा है और उसका एक्सटेंट भी जो है वो चेंज हो रहा है, और दोनों को कम किया जा रहा है। दैट इज अ कम्यूटेशन। ये आपका कम्यूटेशन बताता है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एंड अगेन रेमिशन का मतलब होता है, मैंने पार्डन का मतलब बताया, पार्डन का मतलब पूरी तरीके से आप दोष मुक्त हो गए, यानी आपको इनोसेंट माना जाएगा, देयर इज नो एनी नेगेटिव इंपैक्ट अपॉन यू। कम्यूटेशन में बता रहा हूं कि जो पनिशमेंट है उसके एक्सटेंट और नेचर दोनों को रिड्यूस किया जा रहा है, और रेमिशन वर्ड जो है इसमें एक्सटेंट को कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, नेचर को अनचेंज्ड रखा जाता है। ये अनचेंज्ड है, देयर इज नो एनी चेंज इन नेचर ऑफ द पनिशमेंट, लेकिन एक्सटेंट जो है वो घटा दिया गया, कम कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि 5 ईयर का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट आपको दिया गया है तो इसे 3 इयर्स के रिग्रेस इंप्रिजनमेंट में ही रखा गया। दैट इज अ रेमिशन। कम्यूटेशन में क्या बताया था मैंने? कम्यूटेशन में मैंने बताया था कि एक्सटेंट भी कम हो रहा है और नेचर भी छोटा हो रहा है, लेकिन रेमिशन में क्या देख रहे हैं आप? सिर्फ एक्सटेंट कम हो रहा है, जो नेचर है वो एज सच है,
तो विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट व्हेन द एक्सटेंट इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेसिडेंट देन इट इज नोन एज द रेमिशन। ये रेमिशन माना जाएगा। अगेन वर्ड है आपका रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है कि किसी विशेष परिस्थिति के कारण आपके सजा को रिड्यूस किया जा रहा है, आपके पनिशमेंट को कम किया जा रहा है फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। सजा को घटा दिया जा रहा है। सपोज मदर वुड बी, शी इज एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड, उसे कोई ऐसा सजा मिला हुआ है जो प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसकी सजा को घटा दिया गया है, दैट इज अ रेस्पाइट। या कोई डिसेबिलिटी आ गई है प्रिजनर्स में, उसकी वजह से उसकी सजा को रिड्यूस किया जा सकता है, दैट इज अ रेस्पाइट। और अगला वर्ड जो है वो रेप्राइव है। रेप्राइव का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उससे पोस्टपोनमेंट किया जाता है, उसके एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाता है। अब ये सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि कोर्ट ऑफ सेशन, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबसे बड़ा क्रिमिनल कोर्ट होता है, सत्र न्यायालय। यहां पे एक्स को कन्विक्ट किया गया है, इन्होंने अपील किया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगेन उस कन्विक्शन को अपहोल्ड किया गया, इन्होंने अगेन सुप्रीम कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट ने अगेन उससे अपहोल्ड किया। अब यहां पे इनके द्वारा यदि ये कैपिटल पनिशमेंट है या डेथ पनिशमेंट दिया गया है, तो इसके लिए अब ये मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। क्लीमेंसी पिटीशन भी बोला जाता है या मर्सी पिटीशन भी बोला जाता है। क्षमा दान के लिए यहां पे पिटीशन जारी है। तो जिस समय तक ये मर्सी पिटीशन डिस्पोज ऑफ नहीं हो गई है, उस समय तक ऐसा जो सेंटेंस है, ऐसा जो पनिशमेंट है, वो उसका एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाता है, होल्ड कर लिया जाता है, दैट इज द रिप्राइव। यहां से यहां तक अपील में यदि गए हैं तो यहां पे पनिशमेंट जो है वो पनिशमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जब इसे होल्ड कर लिया जाता है, इसके एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाता है, दैट इज अ रिप्राइव। तो आई थिंक सारे वर्ड्स जो हैं आपको वो क्लियर हो गए होंगे यहां पे जो बात बताई गई है। तो मैंने आपसे कहा कि प्रेसिडेंट महोदय के पास ये पावर होता है, इस बात का पावर है, वो क्या कर सकते हैं, जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट को पार्डन किया जा सकता है, रेप्राइव किया जा सकता है, रेस्पाइट किया जा सकता है, रेमिशंस किया जा सकता है, और जो सेंटेंस है उसे सस्पेंड किया जा सकेगा, उससे रेमिट किया जा सकेगा, उससे कम्यूट किया जा सकेगा बाय द प्रेसिडेंट। और सीधे सीधे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट शैल हैव अ पावर, तो इन चीजों पर कर सकता है। और ये जो पनिशमेंट या सेंटेंस है वो कब, तो प्रेसिडेंट के लिए ये बात है कि जब ऐसा सेंटेंस या पनिशमेंट मार्शल कोर्ट के द्वारा दिया गया हो, मार्शल कोर्ट यानी सेना न्यायालय के द्वारा दिया गया हो, द नंबर वन। द सेकेंड वन इज कि ऐसा जो ऑफेंस है, ऐसा ऑफेंस किसी लॉ के वायलेशन पर ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया है, और ऐसा जो लॉ है वो संघ की कार्यपालिकी शक्ति के विस्तार के संबंध में, यानी ऐसा मैटर जो है जिस पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिस पर यूनियन एग्जीक्यूटिव का पावर एक्सटेंड करता है। यह बात आप समझिए जरा, मैंने आपसे क्या कहा, संघ की कार्यपालिकी शक्ति से संबंधित किसी विषय पर यदि कोई लॉ बना है तो ये एग्जीक्यूटिव पावर इस सब्जेक्ट पर एक्सटेंड करती है, और उस
से रिलेटेड कोई लॉ है और उस लॉ के वायलेशन से कोई ऑफेंस कमिट किया गया है, तो ऐसी सेंटेंस या ऐसे पनिशमेंट को माफ किया जा सकता है। यानी उन विषयों के कानून पर जिन पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, उसके संबंध में यदि कोई अपराध किया गया है तो पहला मैंने आपको बताया मार्शल कोर्ट, और दूसरा उन विषयों से संबंधित विधि जिन पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, उसके संबंध में कोई अपराध किया गया है तब। और अगेन थर्ड पॉइंट इज यदि वो डेथ पनिशमेंट से रिलेटेड, डेथ पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, तीन बातें मैंने आपको बताया कि जहां पे प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा या महोदया के द्वारा यानी एक्सरसाइज किया जाएगा अपने इस पावर को, यानी पार्डनिंग पावर को। कहां पे? तो यदि किसी सेना न्यायालय के द्वारा यदि किसी को सेंटेंस या पनिशमेंट दिया गया है। दूसरा, ऐसे सब्जेक्ट पर कानून है जिस पर संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है और उस विषय के संबंध में कोई अपराध किया गया है। और तीसरा, जो डेथ पनिशमेंट है उसके क्षमा के लिए, पार्डन के लिए, ये 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पावर है। और यहीं पे आप समझ लीजिए, मैंने आपसे कहा था कि ये पावर 161 के अंतर्गत गवर्नर को भी है। गवर्नर को ये जो पावर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं यही बता रहा था कि इसका डिस्टिंक्शन है, आप इस डिस्टिंक्शन को देखिए। तो पहली चीज, इनको पावर नहीं होगा जो मार्शल कोर्ट के द्वारा यदि कोई सेंटेंस या पनिशमेंट दिया गया है तो उसे गवर्नर जो है माफ नहीं कर सकते, नो नॉट एट ऑल। दूसरा, यदि डेथ पनिशमेंट के पार्डन के बारे में बात है, डेथ पनिशमेंट के पार्डन के बारे में बात है, तो उसे भी वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। यहीं पे एक बात आप क्लियर कर लीजिए, डेथ पनिशमेंट के पार्डन की बात कर रहा हूं। डेथ पनिशमेंट का कम्यूटेशन किया जा सकता है, उसका रेमिशन किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन उसका पार्डन नहीं किया जा सकता है। यानी डेथ पनिशमेंट को घटाया जा सकता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, लेकिन डेथ पनिशमेंट को माफ नहीं किया जा सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ 72 के अंतर्गत सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। तो ये दो अंतर है। और यहां पे जहां पे संघ की कार्यपालिकी शक्ति का विस्तार है, वहां पे राज्य की कार्यपालिकी शक्ति से संबंधित जितने भी विषय हैं उस पर राज्यपाल जो है वो एज सच सेम पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसा कि पावर आपको 72 में मैं बता रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पार्डनिंग पावर है, ये पार्डनिंग पावर क्या इनका डिस्क्रिशनरी पावर है या यहां पे भी इनके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर कार्य किया जाता है? हियर दिस इज द बिग क्वेश्चन एंड विच वाज posed before the Honorable Supreme Court in a case of Maru Ram versus Union of India. Maru Ram versus Union of India. तो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि जो ये पावर एक्सरसाइज किया जा रहा है, यानी पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा रहा है, ये इनका सोल डिस्क्रिशन है या यहां पे भी ये बाउंड है with the aid and advice of the Council of Ministers? तो मारूराम की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कैटेगरी जो है वो एक्सप्लेन किया और ऑब्जर्व किया। द आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द सोल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। ये उनके अकेले के द्वारा डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, डिसाइड नहीं किया जा सकता है। एंड एडवाइस ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाइंड्स द हेड ऑफ द स्टेट। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एड और एडवाइस जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें दी जाएगी, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा दी जाएगी, ये उन्हें बाइंड करेगा। It just binds the head of the state, और head of the state कौन है?
हेड ऑफ द स्टेट का मतलब यूनियन में आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट एंड हियर द गवर्नर, ये 72 और ये 161। इसका मतलब कि while considering on the matters which is presented before the governor and president for this matter, he cannot decide solely, and here he is bound to follow the aid and advice of the council of ministers। ये बात स्पेसिफिकली जो है वो मारूराम की केस में बता दिया गया है, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में बताया गया। इसका मतलब कि ये जो पार्डनिंग पावर है वो विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ही डिसाइड किया जा सकेगा, ये सोल डिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा। एंड अगेन द वन लैंडमार्क केस केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे विद्यार्थियों को जानना चाहिए। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस ना याद हो लेकिन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये प्रीलिम्स एग्जाम में कभी यदि आपसे क्वेश्चन बना करके पूछे तो आप जरूर बताइएगा यहां पे। और बड़ी शानदार बात यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन अ मैटर ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी द अनदर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड मामलों पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्शन की एक और डिग्री दी गई, यानी उन्हें और भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है जो कि आर्टिकल 72 एंड 161 में दी गई है। In the matters of the life and personal liberty, the another degree of protection is given। और यहां पे बताया कि ये जो पावर वेस्ट किया है आपके गवर्नर में और प्रेसिडेंट में, दिस एग्जीक्यूटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बिलोंग्स टू द पब्लिक, और ये लोगों के अधिकार से संबंधित है, एंड लाइज इन द हाई डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट आर हाईएस्ट डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है ये बिलोंग्स करता है लोगों से, या पे पीपल्स जो है और पब्लिक जो है वो इसके स्टेक होल्डर है, और ये पावर लाइज करता है हमारे हाईएस्ट डिग्निटरीज ऑफ द स्टेट को। और यहां पे कुछ बातें मेंशन करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी अच्छी बातें। पहला, द पावर टू pardon रेस्ट ऑन द एडवाइस टेंडर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव टू द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 74 एक्ट अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। कि जो पावर इनमें दिया गया है, यानी पार्डनिंग पावर जो 72 एंड 161 में, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 74 विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये केहर सिंह में अगेन रिटेरिएट किया गया, पुनः उसको बताया गया। एंड अगेन द प्रेसिडेंट स्क्रूटिनाइज द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द क्रिमिनल केसेस and come to a different conclusion from that recorded by the court। यहां पे यह स्पष्ट किया गया कि जो प्रेसिडेंट है scrutinize the evidence on a record of the criminal cases, यानी प्रेसिडेंट जो है उन क्रिमिनल केसेस से सारे रिकॉर्ड्स को स्क्रूटिनाइज करता है, to a different conclusion from that recorded, और वो डिफरेंट कंक्लूजन पर आ सकते हैं जो कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स में बताया गया है। एंड अगेन द प्रेसिडेंट डज नॉट अमेंड और मॉडिफाई और सस्पेंड द जुडिशियल रिकॉर्ड। और वहां पे बताया गया कि यहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा ऐसे जुडिशियल रिकॉर्ड्स को अमेंड नहीं किया जाता है, मॉडिफाई नहीं किया जाता है और सुपरसीड नहीं किया जाता है, क्योंकि यहां पे प्रेसिडेंट एक डिफरेंट प्लेन में
एक डिफरेंट एरिया में जाकर के इस मैटर को डिसाइड करते हैं। एंड अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज व्हाट he acts in a constitutional power. Nature of this power is different from the judicial power. The most important line, ये constitutional power को exercise करते हैं. This constitutional power which is given to the president under the 72 and 161 is different from the judicial power. ये पावर जो है वो जुडिशियल पावर से अलग है। और मैंने आपसे कहा इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ एक्सटेंशन ऑफ इट, और ये जुडिशियल पावर का एक्सटेंशन नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन में और डिफरेंट एरिया में किया जा रहा है। एंड अगेन दिस इज नॉट कंडेम्ड पर्सन। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात रखिए। जो मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं वो इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं कि उनका ओरल हियरिंग हो प्रेसिडेंट के सामने। एंड अगेन the consideration of the petition lies within the discretion of the president, और ऐसी जो petition है उसे accept करना है या reject करना है, it is a discretion of the president, you cannot claim as a matter of right। तो in a conclusion जो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया वो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं, आप इसे समझिए। पहली बात यहां पे ये कहा गया कि 72 और 161 की जो बातें हैं वो सब्जेक्ट टू द 74 है, यानी यहां पे और यहां पे इनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है 163 के बारे में जो बात किया गया। तो यहां पे 72 में जो बातें बताई गई हैं ये इट इज जस्ट सब्जेक्ट टू द 74। द फर्स्ट वन इज 72 की जो बातें हैं ये इसका मतलब एड एंड एडवाइस पर ये कार्य करेंगे। और दूसरी बात यहां पे जो बताई गई वो ये बताई गई कि जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड्स उनके सामने रखे जाते हैं उसको वो स्क्रूटिनाइज करके उसको वो डिटरमाइन करके किसी डिफरेंट कंक्लूजन पर आ सकते हैं। और तीसरी बात मैंने आपको बताया कि यहां पे जुडिशियल जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दिए गए कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से डिफरेंट है, और ये पावर जो पार्डिंग पावर कोर्ट प्रेसिडेंट को मिला हुआ है ये जुडिशियल पावर से इतर है, उसका एक्सटेंशन नहीं है। और यहां पे जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसे पिटीशन को फाइल किया गया है उससे इंसिस्ट करने का राइट नहीं होगा कि उसको भी सुना जाए। और अगेन कि यहां पे पिटीशन को एक्सेप्ट करना और डिनाई करना ये उनका डिस्क्रिप्शन है, एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो ये केहर सिंह के केस में भी बता दिया गया कि ये उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है और वो डिफरेंट कंक्लूजन पर आ सकते हैं, ये जुडिशियल पावर का एक्सटेंशन नहीं है। यहां पे जो कंडेम्ड पर्सन है या जो डेथ रो कन्विक्ट है इस बात को इंसिस्ट नहीं कर सकता है कि उसका ओरल हियरिंग किया जाए उसके सामने, वो अपने पक्ष को भी रख सके। नो, और यहां पे एक्सेप्टेंस और डिनायल इज टोटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये बात आपके केहर सिंह की केस में बता दिया गया पार्डिंग पावर में। एंड हियर वन क्वेश्चन इज अगेन रेज्ड कि ये जो पार्डनिंग पावर है क्या उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? यानी इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां जो पावर आपको दिए गए हैं क्या उनको उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया। And all public powers, including the constitutional power, should not be exercised arbitrarily or modified। कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जो भी पब्लिक पावर है, जो किसी अथॉरिटी में वेस्ट किए गए हैं, उन्हें मैलाफाइडली या आर्बिट्ररली डिसाइड करने का राइट नहीं है। इफ देयर इज अ डिसीजन बेस्ड ऑन द मैलाफाइड और आर्बिट्ररीनेस है तो ऐसी स्थिति में उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगेन इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इपुरु सुधाकर, इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र। मैं केस का नाम इसलिए
लिख देता हूं कि इससे थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाता है और इन्हीं के माध्यम से उन बातों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट इन सारी केसों को याद करें, लेकिन इससे थोड़ी सी कंटिन्यूटी होती है, चीजों को समझने में आसानी होती है, तो इन्हीं के साथ कनेक्ट करना आसान होता है। तो केस नहीं भी याद हो रही है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, फैक्ट्स जो बताए गए हैं उन्हें जरूर आपको दिमाग में रखना है। पार्डनिंग पावर ऑफ बाय द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर इज नॉट इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, यानी इपुरु सुधाकर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि पार्डनिंग पावर जो है वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है, वह उससे उन्मुक्त नहीं है। इसका मतलब कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और उनमें बताया गया कि किन आधारों पर ऐसा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो मैं आपसे बता दूं, पहला ग्राउंड जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑर्डर हैज बीन पास्ड विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। यदि पार्डनिंग पावर से रिलेटेड यदि कोई ऑर्डर पास किया गया और उस पर अपने माइंड्स को अप्लाई नहीं किया गया है, विदाउट अप्लाइंग द माइंड्स, इफ द एनी ऑर्डर इज पास्ड, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। दैट द ऑर्डर इज अ मैलाफाइड, ऐसा जो ऑर्डर दिया गया है वो विद्वेषपूर्ण ढंग से दिया गया है, मैलाफाइडली दिया गया है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगेन, ऑर्डर हैज बीन पास्ड होनली इररेलेवेंट कंसिडरेशन, यानी इररेलेवेंट फैक्ट्स को कंसिडर कर लिया गया है, जिसकी जरूरत नहीं थी, जिसकी सुसंगतता नहीं थी, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, उसको भी कंसीडर करके पार्डनिंग पावर्स को एक्सरसाइज किया गया, तब भी उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। या जो रेलेवेंट फैक्ट थे उन्हें कंसीडर ही नहीं किया गया, जो मटेरियल फैक्ट्स थे उन्हें नहीं कंसीडर किया गया, तब भी उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और यदि ऐसा कोई ऑर्डर है जो आर्बिट्ररीनेस से सफर करता है, मनमानेपन से दिया गया है, तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इपुरु सुधाकर केस में कुछ ग्राउंड्स बताए जिनके आधार पर पार्डनिंग पावर का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मैंने आपसे क्या बताया कि जब एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है, जब आर्बिट्ररीनेस से ऐसा ऑर्डर पास किया गया, जब इररेलेवेंट फैक्ट को कंसीडर कर लिया गया या रेलेवेंट फैक्ट्स को बाहर कर दिया गया है, यदि ऐसे ग्राउंड्स बिलोंग करते हैं तो उस ऑर्डर का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। और अगेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है आपकी, जो शत्रुघ्न चौहान 2015 की केस है, जिसमें यह बताया गया है, ये चौहान वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी। और यहां पे कुछ गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया जो मर्सी पिटीशन या क्लीमेंसी पिटीशंस के लिए थी। मर्सी पिटीशन या क्लीमेंसी, और यहां पे बड़ी शानदार बात बताई गई, वहां पे बताया गया कि डेथ पनिशमेंट्स को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है इफ देयर इज अ इनऑर्डिनेट डिले इन डिसाइडिंग द मर्सी प्ली। और यहां पे बताया गया कि डेथ पनिशमेंट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाएगा कि यदि जो मर्सी प्ली फाइल हुई है उसमें इनऑर्डिनेट अतिशय विलंब हुआ है उसे डिस्पोज ऑफ करने में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस दिन किसी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दे दी जाती है और उसने मर्सी पिटीशन को फाइल किया है, और उसका जो मर्सी पिटीशन यानी क्षमादान के लिए जो पिटीशन फाइल हुई है, दैट इज नोन एज द मर्सी पिटीशन और क्लेमेंसी पिटीशन, और उनका जो डिस्पोज ऑफ है वो बहुत विलंब से हो रहा है, यानी कई साल लग जा रहे हैं, 2 साल 3 साल। तो जिस डेट से उसका कन्विक्शन हुआ है, ये बात डिसाइड हो गई है, उस दिन से वो पर डे जो है वो मर रहा है। और यहां पे उसका जो मेंटल हैरेसमेंट हो रहा है एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा है कि आज मेरे मामले में क्या आएगा, आज क्या हो सकता है, आज हो सकता है डिसाइड हो जाए। और वो डे टू डे जो है उसका
एक्सट्रीम मेंटल हैरेस हो रहा है। एंड इन दिस वे इफ द एग्जीक्यूटिव is not prescribed are facts that cannot to dispose of the such mercy plea, और ये इनऑर्डिनेट डिले हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वेरी टू केस, और यदि इनऑर्डिनेट डिले हुआ है तो ऐसी स्थिति में डेथ पनिशमेंट को लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगेन रिटेलिएट किया कि एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को ऐसा कोई लॉ फिक्स कर लेना चाहिए कि कितने समय के भीतर ऐसे पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ कर देना है। और इसमें कुछ गाइडलाइंस इशू किया गया मर्सी पिटिशन के लिए, मैं एक दो बता देता हूं आपको। मर्सी पिटिशन इज रिसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी जैसे ही ऐसी मर्सी पिटिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक्सेप्ट होती है, इससे प्रेजेंट करना चाहिए as soon as possible along with the judicial records before the president। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को जैसे ही ऐसी कोई मर्सी पिटिशन मिली है वैसे ही जुडिशियल रिकॉर्ड के साथ इसे प्रेसिडेंट के पास जो है वो रख देना चाहिए। रिजेक्शन मस्ट बी फोर्थ विद द कम्युनिकेशन, और यदि ऐसी मर्सी पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसकी सूचना ऐसे प्रिजनर्स को और उसकी फैमिली को दिया जाना आवश्यक है। और जिस दिन ऐसा रिजेक्शन हुआ है, रिजेक्शन की डेट से एग्जीक्यूशन का जो डेट है वो मिनिमम 14 डेज होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आज आपने रिजेक्ट कर दिया और कल आपने उसको फांसी पे लटका दिया। नो, यू हैव टू गिव द मिनिमम 14 डेज, 2 वीक्स टाइम, 14 दिन का समय देंगे आप। और इसमें वो अपने परिवार से मिल सकता है, अपने गॉड को प्रे कर सकता है, अपने वर्ल्डली अफेयर्स को समझ सकता है। इन सारी चीजों के लिए यहां पे शत्रुघ्न चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में यह स्पष्ट किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्डनिंग पावर। एक चीज रह गई थी जो क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा गया था, मैं लास्ट लेक्चर में बता दूं आपको, मतलब अभी इसके पहले वाले पॉइंट्स पे जो मैंने आपसे बात करी। इंपीचमेंट पे एक क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो भाग लेते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन उनके रिमूवल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये बात देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपको मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट जो है उनका इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये जो आर्टिकल 54 में बताया गया है, वो 2 लोगों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेस, इलेक्टेड मेंबर्स, और दूसरा जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चौहान को यह बता रहा है कि ये लोग जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपसे बताया कि यदि 61 का प्रोसीजर आप देखते हैं, उनके इंपीचमेंट के प्रोसीजर को देखते हैं, तो इनमें आप सिर्फ देख रहे हैं कौन भाग ले रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहां पे अब आप बताइए कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिमूवल में, उनके इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर कट आंसर है आपका कि ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो इनके रिमूवल में भाग नहीं लेते हैं। दैट्स ऑल। तो ये इतनी बात आपकी जो है वो क्लियर हो गई। तो ये आपका पावर, जो पार्डनिंग पावर के बारे में बात करता है। मैंने आपको इंपीचमेंट बता दिया, मैंने आपको पार्डनिंग पावर बताया, और पार्डनिंग पावर जो है ये इनका जुडिशियल पावर कहा जाता है। एंड अगेन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर regarding to the legislative power
यानी विधायी शक्तियों में एक शक्ति जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो 123 और 213 ये बिलोंग करती है प्रेसिडेंट को, और दूसरा जो है ये है गवर्नर। 123 एंड 213 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। बहुत ही सिंपल सा है, थोड़ा सा समझना है, इनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें गवर्नर जनरल को ये पावर दिया गया था, कैसे कोई अर्जेंसी या एक्जिजेंसी आती है तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल कैन टेक द डिसीजन फॉर अ सेम। और एक टर्म आता है आपका, दैट इज द ट्रायस पॉलिटिका मॉडल। ये है ट्रायस पॉलिटिका मॉडल, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। और आपको ये पता है कि ये जो मॉडल है वो पार्शियली इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। Trias politica model, that is a separation of power, is a partially accepted and partially applicable in India, not in a strict sense. Strict sense में हमारे यहाँ separation of power नहीं। And all of you know very well that the separation of power means ये जो आपके 3 organs हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं अपने अपने स्फीयर में रहते हुए कार्य करते हैं, और ये जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर है। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में और एडमिनिस्ट्रेशन में आपने एक चीज पढ़ा होगा कि पावर जो है वो लोगों को करप्ट कर देता है। ये वेड का स्टेटमेंट है कि पावर करप्ट्स द पर्सन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट द पर्सन एब्सोल्यूटली। और यदि किसी व्यक्ति या किसी एक निकाय में यदि ये पावर जो है वो दे दिया जाए तो इसका चांस ज्यादा है कि वह व्यक्ति करप्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव अपने स्फीयर में रहते हुए काम करेगी, जुडिशरी अपने स्फीयर में रहते हुए काम करेगी, लेजिस्लेचर अपने स्फीयर में रहते हुए काम करेगा। मैंने आपसे कहा कि हमने ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, दिस पॉलिटिका मॉडल इज नॉट स्ट्रिक्टली एक्सेप्टेड इन इंडिया। इसका मतलब कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का भी काम कर सकती है, और लेजिस्लेचर और जुडिशरी जो है ये एग्जीक्यूटिव का भी काम कर सकती है। कुछ कार्य जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का कर रहा है, और लेजिस्लेचर कुछ कार्य जो है वो एग्जीक्यूटिव का करता है। इसी तरीके से जुडिशरी जो है कुछ कार्य जो है लेजिस्लेचर का करता है, और लेजिस्लेचर कुछ कार्य जो है वो एग्जीक्यूटिव का करता है। एंड देयर इज अ ओवरलैप among these organs, यानी इनके फंक्शंस और इनके कार्यों के बीच में ओवरलैप है। और इस पॉलिटिका मॉडल्स को हमने
स्ट्रिक्ट सेंस में फॉलो नहीं किया, और उसी में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस। क्योंकि यहां पे आपने ये देखा है कि हमारे यहां लॉ को बनाने का काम किसका है? लॉ का बनाने का काम ये लेजिस्लेचर का है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ को बना रहा है, लॉ को बनाता है। तो ये तो मेन काम जो था वो इसेंशियल जो था वो किसका था? वो लेजिस्लेचर का था। लेकिन यहां पे ऑर्डिनेंस जो है वो बना रहा है, जो लॉ है वो एग्जीक्यूटिव बना रहा है। तो ये ओवरलैप, ये ट्रू सेंस में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, और उसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस के बारे में जो प्रोविजन आपको दिए गए हैं वो 123 में दिया गया है प्रेसिडेंट को, और 213 में गवर्नर को दिया गया है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसे कुछ अर्जेंसी और एक्जिजेंसी आपके यहां आ सकती हैं, तो उन्हीं को डील करने के लिए, टू डील विद द a crucial situation or urgent situation that may arise when the parliament is not able to frame a law। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, जो अर्जेंसी की कंडीशंस है उनसे निपटने के लिए एग्जीक्यूटिव को क्या कर दिया गया है? ये पावर दे दिया गया है कि ऐसे अर्जेंसी में वो डील कर सकें। और आपने ये देखा है कि जो 123 के अंतर्गत जो ऑर्डिनेंस जो है प्रोमलगेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट, ये लॉ होता है। कहां लॉ होता है? तो मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाते समय आपको बताया था कि आर्टिकल 13(3)(a), फिर से देख लीजिएगा बेयर एक्ट जाकर के, और वहां पे लॉ को बताया गया है, और लॉ में लिखा हुआ है एनी ऑर्डिनेंस, एनी ऑर्डर, एनी रूल, एनी नोटिफिकेशंस, एनी बाई लॉज, एनी कस्टम्स, यानी 8 ग्राउंड्स वहां पे बताए गए और वो लॉ कंसीडर किए जाते हैं। इट मींस अंडर द आर्टिकल 13(3)(a) ऑर्डिनेंस इज ऑल्सो अ लॉ। ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ है। और यहां पे ये ऑर्डिनेंस जो है वो लॉ है, तो ये जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है, पार्लियामेंट के द्वारा यदि लॉ बनाया जा रहा है और प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस इशू किया जा रहा है, ये भी आपका लॉ है। और यहां पे ये जो लॉ है पार्लियामेंट के द्वारा जो ड्राफ्ट किया गया है और प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस है, जो लॉ है, उसका जो फोर्स है, जो इंपैक्ट है, वो इक्वल है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो इफेक्ट है, इंपैक्ट है, जो प्रभाव है, वो समान है। यानी द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट and the ordinance which is a law under the article 13(3)(a), इनका सेम इफेक्ट है। एंड अगेन यहां पे इनका जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो किन विषयों पर ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं? तो उन सारे सब्जेक्ट्स पर इनके द्वारा ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जा सकता है जिन विषयों पर पार्लियामेंट, जिन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। यानी द सब्जेक्ट ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, इन द सेम मैनर द प्रेसिडेंट हैज ऑल्सो द पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस ऑन दैट सब्जेक्ट। इसका मतलब कि यहां पे जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ऑर्डिनेंस
मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज अ कोएक्सटेंसिव, ये कोएक्सटेंसिव है, किसके कोएक्सटेंसिव है? पार्लियामेंट मेकिंग पावर्स, पार्लियामेंट मेकिंग लॉ पावर्स जो है उसके कोएक्सटेंसिव है, उसके सहविस्तारी है, समान विस्तार तक है। तो दो बातें मैंने आपसे बहुत स्पष्ट तौर पर यहां पे बताया। जो चीज आपको जाननी चाहिए, पहली चीज कि ऑर्डिनेंस का वही इंपैक्ट होता है जो पार्लियामेंट के लॉ का होता है। ऑर्डिनेंस उन सारे विषयों पर प्रोमलगेट किया जा सकता है जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, और इस तरीके से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो कोएक्सटेंसिव है लेजिस्लेचर के पावर के ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहां तक ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चला जाए, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के कुछ प्रोविजंस जो आपके बताए गए हैं उन प्रोविजंस को देखें आप। आर्टिकल 123 of the Constitution grants the President certain law making powers to promulgate the ordinance। और ये कब किया जाएगा? कुछ कंडीशंस हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स के, एंड द फर्स्ट वन इज व्हेन द आइदर ऑफ टू हाउसेस इज नॉट इन अ सेशन। यानी प्रेसिडेंट जो है, भैया एक बार फिर से समझ लो यार, ये देखो जरा, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ये आपकी लोकसभा है एलएस, और ये है आपकी आरएस राज्यसभा है। और आपने पढ़ा है 79 में पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, और ये किससे मिलकर के बनेगी? एक यहां पे और है, वो है प्रेसिडेंट महोदय, ये भी है। और ये कहां की बात कर रहे हैं? ये 79, आर्टिकल 79 में ये बात बताई गई। अब जरा देखिए, जनरली आपने यही पढ़ा हुआ है कि यही दो लोग मिल करके लॉ को बनाते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन है कि जब आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा, या दोनों सेशन में नहीं है, नॉट इन अ सेशन। कहां पे नहीं है? वो लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के दोनों सदन या उनमें से कोई एक सदन जो है वो सत्र में नहीं है। And there is a immediate action is required, a urgent situation, there is a urgent situation और immediate action is required। और दूसरा क्या है? immediate action is required, ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, जब मन करे तब नहीं। हाँ आज मूड खराब हो गया, आज चलो एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर देते हैं। नो, इफ देयर इज अ सिचुएशन, देयर इज अर्जेंसी, द इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड, देन तभी इसे प्रोमलगेट किया जा सकता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये सेशन में है नहीं, कानून बन नहीं सकता है, और ऐसी अर्जेंसी आपके सामने आ चुकी है, तो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इनको पावर दे दिया कि जब ये लोग लॉ ना बना पाए तो आप जो है एक ऑर्डिनेंस जिसका इफेक्ट उनके लॉ के बराबर होगा, आपके द्वारा प्रोमलगेट किया जाएगा। देखिए क्या चेक एंड बैलेंस है। और इनके द्वारा यदि कोई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया है तो इसका अप्रूवल होना होगा
within a 6 week, 6 week, when the reassembled the session, और जब ऐसा सेशन में नहीं था तो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया था, इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड था, और जब ऐसा ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया तो ऐसी असेंबली के रीअसेंबल्ड होने पर, लेजिस्लेचर के रीअसेंबल्ड होने पर विद इन 6 वीक उनके द्वारा उसे अप्रूव्ड किया जाना होगा। अदरवाइज दिस ऑर्डिनेंस will cease to operate। अब जरा देखो जरा एक चीज क्या है कि इनके द्वारा यदि लॉ बनाया जाता है, इनके द्वारा यदि लॉ बनाया जा रहा है तो उसका अप्रूवल और उस पर एसेंट कौन दे रहा है? प्रेसिडेंट। और इनके द्वारा यदि ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जा रहा है तो उसका अप्रूवल कौन देगा? कितना बेहतरीन तरीके से चीजों को जो है ड्राफ्ट किया गया है। आई सैल्यूट आई द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे ऑर्डिनेंस रीअसेंबल्ड होने के बाद उसे 6 सप्ताह के भीतर जो है उसे अप्रूव करना होगा दोनों सदनों के द्वारा, और ऐसे अप्रूवल यदि नहीं हुआ है तो ये सीज कर जाएगा, ऑपरेट नहीं होगा। और यदि इसका अप्रूवल हो गया तो दिस ऑर्डिनेंस बिकम एन एक्ट। ये ऑर्डिनेंस जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्ट में बदल जाएगा। तो किसी तरीके से क्वेश्चन यदि आपसे यह पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम जो है वो ऑर्डिनेंस कितने दिन तक रखा जा सकता है, तो 2 सत्रों के बीच में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है वो 6 मंथ का होता है, और 6 महीने के बाद से जब सत्र शुरू होता है तो उसके 6 सप्ताह यानी जो मैक्सिमम पीरियड है वो 6 मंथ और 6 वीक जो है वो बिना अप्रूवल के रह सकता है। और यदि वो अप्रूव हो गया तो एक्ट बन जाएगा, अदरवाइज सेल टू सीज टू ऑपरेट, ये सीज कर जाएगा। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस था, और जिसमें यह बताया गया, आरसी कूपर बहुत ही लैंडमार्क केस है। ये हमारे वेलफेयर स्टेट के बारे में, सोशलिज्म के बारे में बहुत ही लैंडमार्क केस है, एंड आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हो। तो यहां पे देखिए जरा, आरसी कूपर, फिर मैं कह रहा हूं आपसे केस याद करने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू मैं फैक्ट्स बताता हूं आपको। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1970 का केस है। इससे बैंक नेशनलाइजेशन किया गया था, तो नेशनलाइज्ड बैंक केस के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जब मैं आर्टिकल 39 बी और सी पढ़ाया था तो बी और सी मैंने आपको बताया था। बी में क्या है कि ओनर एंड कंट्रोल ऑफ द मैटेरियल रिसोर्स, और सी जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करता है। तो उस पर्पज के लिए यहां पे आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो कमर्शियल 14 बैंकें थी 69 में, उन्हें नेशनलाइज्ड कर दिया गया था इन अ पब्लिक वेलफेयर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किसी इंडिविजुअल्स के हाथों में नहीं होना चाहिए, उसका डेट्रीमेंटल कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि इट इज अ बेस्ट टू सबसर्व फॉर द कॉमन गुड। तो इसलिए इंदिरा गांधी के समय में इसे लाया गया था।
और नाम है बैंकिंग कंपनीज acquisitions of undertakings banking companies acquisitions of undertakings ordinance 1969 ऑर्डिनेंस 1969 और ये ऑर्डिनेंस ला करके 14 कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज किया गया एंड इट वाज चैलेंज्ड दिस ऑर्डिनेंस वाज चैलेंज्ड इन आरसी कूपर केस ये जो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया इसे चैलेंज किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और ऑन द ग्राउंड दैट द इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड और जो दलील दिया गया कि यहां पे जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये ऑर्डिनेंस लाने का कोई इमीडिएट अर्जेंसी नहीं थी और इट इज ओनली फॉर द बाईपास ऑफ द लेजिस्लेचर ये लेजिस्लेचर को बाईपास किया गया कि वहां कोई डिबेट एंड डिस्कशन ना हो और 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1975 में और जिसमें 123 क्लॉज 4 जोड़ा गया ये देखिए जरा 123 क्लॉज 4 was inserted in 1975 123 clause 4 in 1975 was inserted by the 38th constitutional amendment और यहां पे ये प्रोविजन कर दिया गया कि प्रेसिडेंट से सेटिस्फैक्शन while promulgating on ordinance was a final यानी satisfactions of the president was a final that cannot be challenged before any court और इसे जो है किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है यदि प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है whether the situation is urgent or not doesn't matter but if the president is satisfied then it cannot be challenged and this provision was inserted in 1975 and again by the 44th constitutional amendment 1978 123 clause 4 was deleted इसे समाप्त कर दिया गया and reopened the possibility of the judicial review of the president's decisions to promulgate an ordinance और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये प्रोविजन जो है जिसमें कहा था कि कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है यानी ऐसे प्रोमल्गेशन के ऑर्डर को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया और इस तरीके से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जा रहा है उससे भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए.के. रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और ये नेशनल ऑर्डिनेंस पास किया गया था नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 पास किया गया था और इसे नेशनल सिक्योरिटी केस के नाम से भी जाना जाता है एनएसए यही है आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका यही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 और ये प्रिवेंटिव लॉज को बताता है प्रोविजन फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशंस और यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस इज नॉट
immune from the judicial review, or it is not beyond the scope of the judicial review. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दिया। और एक लैंडमार्क केस आपको और मैं बताऊं तो कुल मिलाकर के आपका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो भी जुडिशियल रिव्यू के परे नहीं है, उसका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये मैंने आपको बताया 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 123 क्लॉज 4 और 123 और प्रेसिडेंट के पावर के बारे में। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार लैंडमार्क केस है। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। Legislative power of the executive to promulgate the ordinance is to used in exceptional condition. Legislative power of the executive यानी promulgations of ordinance must be used in exceptional condition and not as a substitute for making the power of the legislature. ये legislature और विधायिका के विकल्प के तौर पर नहीं, अल्टरनेटिव के तौर पर नहीं, सब्स्टिट्यूट के तौर पर, उसे प्रतिस्थापित के तौर पर नहीं, एक्सेप्शनल कंडीशन में ऐसे ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जाना चाहिए। एंड इफ द ऑर्डिनेंस वाज मेड अ यूजुअल प्रैक्टिस, और यदि ऑर्डिनेंस बनाने की प्रैक्टिस को यूजुअल कर दिया जाएगा तो देश में और राज्यों में ऑर्डिनेंस राज क्रिएट हो जाएगा। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन किया यहां पे इस बात को कि ये एक्सेप्शनल कंडीशन में ही जो अर्जेंसी कंडीशन हो उसी समय इसको लागू किया जाना चाहिए, और ये लेजिस्लेचर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेजिस्लेचर को सब्स्टिट्यूट करके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, अदरवाइज ये अध्यादेश राज पैदा हो जाएगा देश में। और कोर्ट खुद स्ट्राइक डाउन द रीप्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, और कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ऑर्डिनेंस को बार बार प्रोमलगेट किया जा रहा है और उसके लिए लॉ नहीं बनाया जा रहा है तो ऐसे रीप्रोमलगेटेड ऑर्डिनेंस को कोर्ट जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकता है, से समाप्त कर सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये महत्वपूर्ण अधिकार थे, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि यहां पे आपको कोई भी डाउट है तो जरूर आप पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।